नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम बात करने जा रहे हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में, जिसका एग्ज़ाम हाल ही में कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो जिसके बारे में कुछ जो पीछे बचे हुए हैं 50 दिन या फिर हम यहाँ कहीं 49 डेज की जो रणनीति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम में देना ज़रूरी है या नहीं है, पेपर पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, कहाँ से प्रश्न आ रहा है, इन तमाम जो है बातों की चर्चा हम इस छोटे से सेशन में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे पटवार भर्ती परीक्षा 2025 है, आप सभी को जो हमारा एग्ज़ाम है वो कब है, 17 अगस्त है वो 2025 को है, वो हमारा क्या है, हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, 17 अगस्त 2025 को क्या है, हमारा एग्ज़ाम है। यानी अभी तक जो हमारे दिन बचे हैं वो कितने बचे हैं भाई, 49 डेज है वो आज तक इसमें बचे हैं। यानी यूँ कहे कि 50 डेज रणनीति या 49 डेज की रणनीति, आप कुछ भी कह लें। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि अब तक जो है आप लोगों ने लगभग है वो सिलेबस कर लिया है। जब पहले मई में एग्ज़ाम था उस समय भी आप लोगों ने है वो 4-5 बार सिलेबस कर लिया होगा। कुछ लोगों का जो है उसके बाद में जो 1-2 बार सिलेबस हुआ था, उसके बाद में जो सिलेबस है वो 3-4 बार हुआ है। और कुछ लोगों ने अच्छे तरीके से 10-10, 15-15 बार भी सिलेबस कर लिया होगा। तो उन सब के लिए इसमें बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। जैसे जो है पिछला जो पटवार भर्ती एग्ज़ाम है 2021, जिसमें जो है हम सेलेक्ट हुए थे 2021 वाले एग्ज़ाम के अंदर, तो जो मेरी रैंक थी वो उसमें रैंक थी 179 रैंक थी। जो पिछला जो पटवार भर्ती एग्ज़ाम है 2021 वाला, उसमें 179वीं रैंक थी इसके अंदर मेरी। ठीक है, तो जो पेपर था वो कितनी शिफ्ट में हुआ था, 4 शिफ्ट में हुआ था। हालांकि इस बार जो पेपर है वो कितनी शिफ्ट में होने वाला है, एक ही शिफ्ट में वो पेपर होने वाला है। और उससे पहले जो पेपर हुआ था वो कितनी 4 शिफ्ट में हुआ था। तो जो काफ़ी लोग हैं वो मुझे टेलीग्राम पे जो है वो, सर कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ का एक आइडिया बता दो, ताकि हम है वो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग या जो है वर्तमान में जो हम तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सोच सके कि हमें वो कितने नंबर ला सकें। तो देखो, कट ऑफ का है वो बेसिकली जो है वो कोई आइडिया नहीं लगा सकता, क्योंकि कट ऑफ है वो 4-5 चीज़ों पे है वो डिपेंड करती है। कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है, कट ऑफ है वो एग्ज़ाम के सिलेबस पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्या सिलेबस पिछला वाला सेम है या चेंज हुआ है, उस पर डिपेंड करती है। कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है भाई, तो कट ऑफ डिपेंड करती है जो है एग्ज़ाम हॉल पे डिपेंड करती है, एग्ज़ाम हॉल प्रेशर पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो है वो कट ऑफ डिपेंड करती है, कट ऑफ डिपेंड करती है परिस्थितियों पर। ठीक है, अलग अलग परिस्थितियां हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, कट ऑफ डिपेंड करती है एग्ज़ाम के लिए जो टाइम मिला है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो टाइम मिला है, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो टाइम मिला है, उस टाइम पे डिपेंड करती है कि आपको टाइम कितने महीनों का मिला है इसको तैयार करने के लिए। ठीक है, कट ऑफ डिपेंड करती है कि उसके आसपास है वो कौन कौन से एग्ज़ाम है, कौन कौन से अदर्स एग्ज़ाम है, कौन कौन से अदर एग्ज़ाम है इसके आसपास में है, उस पर है वो कट ऑफ डिपेंड करती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो कट ऑफ डिपेंड करती है कि भाई जो है कंपटीशन, एग्ज़ाम फॉर्म कितने थे। ठीक है, कंपटीशन है उस पर डिपेंड करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म कितने भरे गए थे। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कट ऑफ है वो जो है डिपेंड करती है। यानी आप है वो कट ऑफ का पहले कभी भी आइडिया है वो नहीं लगा सकते। ठीक है, पहली बात हो गई कि कट ऑफ का कोई है आइडिया वो नहीं लगा सकता। ठीक है, जैसे जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें कट ऑफ का है वो अलग ही सीन रहता है। ठीक है, जैसे आप बात करें पटवार भर्ती 2021 में, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट थी, तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो उस समय शायद करवा चौथ थी, करवा चौथ के कारण जो जितनी भी महिलाएं हैं या बहनें हैं, उन बहनों को क्या क्या एक ही फर्स्ट शिफ्ट के अंदर इन्होंने शामिल कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो आजकल तो जो है बहनें बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। फिर भी यदि हम बात करें बाकी की तुलना में, जैसे एक्स आर्मी मैन है, वो जितनी भी अदर्स कैटेगरी है वो फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने जो शामिल की है, उसके आधार पर यदि हम बात करें तो जो फर्स्ट शिफ्ट की जो कट ऑफ है वो जो यानी एवरेज है वो उसका थोड़ा कम रहा। उसके बाद में बात करें कि जो सेकंड शिफ्ट है और जो थर्ड शिफ्ट है, इनका जो है वो एवरेज है वो नॉर्मल रहा। और उसके बाद में फोर्थ शिफ्ट, ठीक है, फोर्थ शिफ्ट का जो है वो कट ऑफ जो आप सभी को पता है कि जो है वो एवरेज बहुत ही हाई रहा था, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन किया और इन शिफ्टों के क्या है नंबर बढ़े, सबसे ज़्यादा इसके बढ़े, फिर इनके बढ़े, थोड़े थोड़े इनके बढ़े, और सबसे ज़्यादा 16 नंबर है वो फोर्थ शिफ्ट के क्या हुआ है भाई कम हुए थे। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो है
वो पशु परिचर का रिजल्ट आया था, उसमें भी जो है लोगों के बहुत बड़ा वेरिएशन आया था। तो इसमें भी वेरिएशन आप ये मान लो कि 10 नंबर फर्स्ट शिफ्ट के बढ़े हैं और 16 नंबर फोर्थ शिफ्ट के वो घटे, यानी 26 नंबर का वेरिएशन यहाँ पे भी आया था। तो कट ऑफ है वो इन पे भी है वो डिपेंड करती है। अब ये जो फोर्थ शिफ्ट का है उसका एवरेज हाई आने के कारण क्या हुआ, क्या ज़्यादातर जो है वो बॉयज इसी में थे, ज़्यादातर क्या है पढ़ने वाले इंटेलिजेंट इसी में थे, क्या पेपर है वो इजी आया था, या फिर ये हो सकता है कि जो है वो पेपर कहीं पे भी इस शिफ्ट का है वो लीक हो, या इस शिफ्ट के हैं वो डमी कैंडिडेट भी ज़्यादा हो, मतलब तमाम कुछ भी कारण हो सकता है कि इसका इजी आया हो या फिर आउट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। इस जो है शिफ्ट के हैं वो एवरेज नंबर सबसे ज़्यादा आए थे, इसके कारण नॉर्मलाइजेशन में इसके नंबर है कम पड़े और इस शिफ्ट के है लोगों को है वो खामियाजा भुगतना पड़ा था। ठीक है, तो इस शिफ्ट में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था असल में वो क्या थे भाई, असल में वो टॉपर लोग थे। ठीक है, असल में वो लोग जो है वो टॉपर थे जिनका इस शिफ्ट में है वो सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में देखो कट ऑफ का आइडिया तो फिलहाल है वो अपन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो है वो पोस्ट पे भी डिपेंड करता है, कितनी जो पोस्ट आई है उस पर भी है वो डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का अपन है वो आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है, और उसके बाद में देखें पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल लास्ट बार पेपर का लेवल कैसा आया था और इस बार पेपर का लेवल कैसा आया था, दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि उस समय सरकार अलग थी, जो है बोर्ड अध्यक्ष अलग थे, पेपर पैटर्न अलग था, ट्रेंड अलग था, और एक तो मुख्य बात है कि उस समय जो है वो जो ये सीईटी बेस्ड है वो नहीं था। अब इस बार पेपर क्या है, सीईटी बेस्ड है, इसको पटवार एग्जाम को किस में शामिल कर दिया भाई, सीईटी एग्जाम के अंदर इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे पेपर का लेवल की बात करें तो जो है वर्तमान जो ट्रेंड है उस पर डिपेंड करेगा पेपर का लेवल, यानी जो लास्ट बार जो पटवारी का लेवल आया था मैं उससे इस बार है वो थोड़ा अलग मानता हूँ। ठीक है, इस बार मैं क्या मान रहा हूँ कि भाई जो पेपर का लेवल है वो उससे अलग आएगा। अलग क्यों आएगा, क्योंकि उसके बाद में सीईटी लागू हुई और सीईटी के बेस्ड जो एग्जाम हुए थे, जैसे जो वुमेन सुपरवाइजर का हुआ था, जो छात्रावास अधीक्षक का हुआ था, और उसके बाद में जो एग्जाम एक मुख्य एग्जाम जो एलडीसी हुआ था, जो 12th बैच सीईटी पे है वो लास्ट बार हुआ था। अब उस एलडीसी के एग्जाम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो काफ़ी क्वेश्चन क्या दे दिए भाई, काफ़ी क्वेश्चन क्या दे दिए भाई, आउट ऑफ है वो सिलेबस दे दिए। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन क्या दे दिए भाई, आउट ऑफ है वो सिलेबस दे दिए। तो जब स्टूडेंट्स ने क्या किया, विरोध किया कि सर एलडीसी के सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है और आपने आउट ऑफ सिलेबस ये चीज़ें क्यों दी, तब क्या होता है कि दोस्तों तब बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी क्या कहते हैं, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी क्या कहते हैं कि भाई ये जो पेपर है वो किस पे बेस्ड है, सीईटी पे बेस्ड है, और सीईटी में आपने ये सभी जो चीज़ें हैं वो सीईटी के अंदर पढ़ी है, सीईटी के सिलेबस में सारी चीज़ें आपने क्या किया भाई, सीईटी के सिलेबस में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। जब आपने सीईटी के सिलेबस में सारी चीज़ें पढ़ी है तो आउट ऑफ सिलेबस होने का तो क्या है, चांसेस भी नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये तो पास करके आए हो। तो ऐसा उन्होंने तर्क देकर के आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें डाल दी। ठीक है, तो ये तो रहा एक ट्रेंड कि आउट ऑफ सिलेबस जो है वो आने की पॉसिबिलिटी भी है। इस बार पटवार एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस आने की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम क्या करें, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ें फिर, तो फिर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे तो हम कितना पढ़ेंगे, कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की। तो जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य क्या है, हम तो क्या पढ़ेंगे भाई, हम तो क्या पढ़ेंगे, सिर्फ है वो सिलेबस ही पढ़ेंगे। आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो क्या आएगा, सबके लिए आएगा भाई, आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो सबके लिए आएगा, और सबको जितना आएगा, क्योंकि सबने सीईटी तो सबने पास की है, तो बेसिक चीज़ें तो सीईटी वाली जो पटवार भर्ती सिलेबस के अलावा जो सीईटी में सिलेबस है उसमें है, तो वो भी आप लोगों ने पढ़ी है, तो वो पढ़ी है। तो जो सवाल जो इसमें आएंगे एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस, हो उम्मीद है कि काफ़ी कुछ हद तक आप कर लोगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, हालांकि रिवीजन नहीं है लेकिन अटेम्प्ट कर लोगे, और नहीं करोगे तो सबकी है वो एक जैसी स्थिति होगी। तो इसमें डरने और घबराने की बात नहीं है, हमें पढ़ना है सिर्फ कौन सा सिलेबस ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में यदि हम बात करें 2025 का पेपर लेवल और पैटर्न कैसा आएगा, मैंने आपको बता दिया, वर्तमान ट्रेंड के अनुसार आएगा। जब से आलोक राज अध्यक्ष बने हैं तब से उन्होंने है वो किस तरीके का पेपर दिया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अब आप देख लो कि 2024 और 2025 के अंदर जितने भी जो एग्जाम्स हुए हैं बोर्ड द्वारा, इन 2 साल के अंदर 2024 और 25 के अंदर 2 साल के अंदर जितने भी बोर्ड अध्यक्ष द्वारा जो RSSB बोर्ड द्वारा जो एग्जाम करवाए गए थे, उन एग्जाम का पैटर्न देखो आप। अब आप पैटर्न कैसे देखोगे भाई, सर हमारे सिलेबस में तो है वो बहुत सारे जो सब्जेक्ट है, जैसे हमारे इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, और जो है वो इतना सारा जो है अपने सिलेबस के अंदर है। अब हम कौन सा पैटर्न देखेंगे, तो भाई हम ये देखेंगे कि जो
इस 1.5-2 साल के अंदर जो बोर्ड ने मैथ्स के प्रश्न दिए, जैसे मानो इन्होंने मैथ्स के प्रश्न दिए, ठीक है, अब जिन जिन एग्जाम के अंदर मैथ्स के प्रश्न आए, किसी में 2 आए, किसी में 10 आए, किसी में 5 आई, जितने भी मैथ्स के प्रश्न आए पिछले 1.5 साल के अंदर, अपने जो टॉपिक सिलेबस के है उस टॉपिक के प्रश्न कैसे आए, अपने को उसका ट्रेंड देखना कि किस लेवल का, किस तरीके का प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो करंट है, तो आपको ये देखना कि पिछले 1.5 साल के पेपरों के अंदर जहाँ से करंट आई थी वो किस तरीके की करंट आई थी, किस लेवल की करंट आई थी, क्या जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी है वो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन सभी है वो कथन जो है वो निष्कर्ष उस पर बेस्ड आ रहे हैं, क्या जो पेपर है वो सिर्फ जो वन लाइनर बेस्ड आ रहा है कि भाई निम्न में से कौन सा होगा, 4 ऑप्शन है और एक पे टिक लगाओ, ऐसा प्रश्न आ रहा है, या फिर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं 1 और 2, 2 और 3, ठीक है, उपरोक्त सभी ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, या फिर ऐसा पेपर आ रहा है 4 ऑप्शन इधर, 4 ऑप्शन इधर और मिलान करना, और यहाँ आ गया 1 2 3 4, 3 4 4 5 ऐसे जो है वो आ गया। तो किस तरीके का है वो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पेपर पैटर्न में आ रहा है, तो ये आपको फॉलो करना है। ज़्यादातर देखें तो जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन इस पार्ट के आ रहे हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन इस पार्ट के भी आ रहे हैं, और बहुत ही रेयर केस में जो है वो इस पार्ट के अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ये तो रहा वर्तमान का ट्रेंड, तो ये भी आपको है वो फॉलो करना है और इस पे आपको है वो एनालिसिस करना है। देखो कोई भी है वो इस लेवल का एनालिसिस है वो आप लोगों को करके नहीं दे सकता, क्योंकि जो है वो पेपर किसको देना है भाई, पेपर तो खुद को देना है, तो तैयारी कौन करेगा, आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। हम लोग तो क्या कर रहे हैं, हम तो आपको बता सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, आप लोगों को खुद को ही तैयार करनी पड़ेगी, और ये चीज़ें हैं इसका एनालिसिस आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक हम लोग आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से क्या करना है, बाकी ये चीज़ें सारी है वो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। उसके बाद में देखो हमारा जो सिलेबस है और सिलेबस और इसके अंदर बुक लिस्ट है, ठीक है। हालांकि अभी 50 दिन बचे हैं, बुक लिस्ट का कोई ज़्यादा इतना महत्व है नहीं, ठीक है। हालांकि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर 1-2 पार्टी के लिए क्या जो है बुक लिस्ट होनी चाहिए, बाकी अब इसका मुझे इसका है वो कोई जो है वो इम्पोर्टेंस अब नहीं लग रहा है पिछले 50 दिन के अंदर, क्योंकि 50 दिन बचे हैं और इन दिनों के अंदर आपके पास में जो कंटेंट पहले से उपलब्ध है, मैथ रीजनिंग है, जो करंट अफेयर्स है, जो आपने आपके जो कमज़ोर है पार्ट है वो आप तैयार करोगे, तो इसका है वो फिलहाल कोई रोल नहीं है, फिर भी अपन थोड़ा बहुत हल्की हल्की इस पर बात कर लेंगे। जैसे पार्ट 1 की अपन बात करें सिलेबस में, तो इसके अंदर हमारा क्या है भाई, तो इसके अंदर हमारा है इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, पहला पार्ट है इंडियन हिस्ट्री। दूसरा इसके अंदर हम बात करें कि इसके अंदर है हमारा इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, और जियोग्राफी के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत फिजिकल जियोग्राफी और पर्यावरण और जो पारिस्थितिकी वाला है वो इसके अंतर्गत आएगा, और इंडियन हिस्ट्री तो जो है वो कंप्लीट ही है। और उसके अंदर बात करें हमारा जो पॉलिटी वाला हिस्सा है वो इसके अंदर शामिल रहेगा, और पॉलिटी के बाद में हमारी जो साइंस है वो भी इसके अंदर शामिल रहेगी, और साइंस के अंदर हमारा जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो हमारा करंट अफेयर्स है वो भी इसके अंदर शामिल रहेगा। यानी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पिछले जो हम क्वेश्चन कैसे देखते हैं भाई, बोर्ड सिलेबस ने क्वेश्चन है वो बोर्ड ने तो इतना मतलब स्पेसिफाई करके दिया नहीं है कि इसके इसके इतने क्वेश्चन आएंगे, तो हमें कैसे पता चलता है कि जो है वो किसके कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कोई फिक्स तो है नहीं चीज़ें। तो हम कैसे देखते हैं, हम तो देखते हैं कि पिछले पेपरों के आधार पर इसका ट्रेंड देखते हैं कि सर जो पिछला जो 2021 वाला जो पेपर हुआ था, 2021 के जो 4 शिफ्ट के पेपर हुए थे, हमने उनको 4 शिफ्टों को क्या किया, 4 शिफ्टों का हमने एनालिसिस किया, और उन एनालिसिस के आधार पर हमें पता चला कि सर इन इन सब्जेक्ट के इतने इतने क्वेश्चन है वो चारों शिफ्ट में पूछे गया था, तो हो सकता है कि इस बार भी इतने इतने क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो अपन क्या है एक आइडिया लगा सकते हैं, पुराने पेपरों के पैटर्न के आधार पर समझ सकते हैं। फिर भी हम भी उसी आधार पर चलेंगे कि भाई इंडियन हिस्ट्री के कितने प्रश्न आए थे, सर 7 प्रश्न आए थे। ज्योग्राफी के कितने प्रश्न आए थे, 7 प्रश्न आए थे। पॉलिटी के कितने प्रश्न आए थे, 7 प्रश्न आए थे। साइंस के कितने प्रश्न आए थे भाई, 7 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आए थे भाई, 28 प्रश्न है वो चारों शिफ्टों के अंदर ये जो है वो आए थे। फिर बच्चे कितने भाई करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न आए थे सर, 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर्स के आए थे। ये एवरेज है, किसी में कम ज़्यादा आए होंगे, ठीक है, लेकिन एवरेज जो है वो यही निकल के आया था कि भाई जो है वो 28 और 10 38 जो क्वेश्चन है वो आए थे। और आप सभी को पता है जो पार्ट 1 में जो कितने क्वेश्चन आते हैं, पार्ट 1 के अंदर 38 क्वेश्चन आते हैं। अब जो है वो काफ़ी साथियों का मेरे पास में मैसेज आया कि जो है सर इसके बारे में आप बताओ कि जो इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी है, या साइंस की बात करें या पार्ट 1 कंप्लीट की बात करें, सर इसके बारे में इसके लिए हम क्या करें। जो है मैक्सिमम मैंने जो है 200
जो साथियों से पूछा था, लगभग लगभग आप ये कहो कि 150 से ज़्यादा लोगों का जो है वो A1 में पार्ट ए में क्या ही दिक्कत आई भाई। ठीक है, पार्ट ए में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी, करंट अफेयर्स में भी आई थी, मैथ रीजनिंग, और वो तो जो है वो नॉर्मल प्रॉब्लम थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी पार्ट में थी। अब आप देखो कि इंडियन हिस्ट्री के कितने 7 प्रश्न आ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी के कितने 7 प्रश्न आ रहे हैं, और पॉलिटी के कितने 7 प्रश्न आ रहे हैं भाई। तो अब आपको ये देखना है कि भाई अपना जो पेपर है टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 150 है, 7 प्रश्न और 7 ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पार्ट ए का रोल और पार्ट ए के कुछ सब्जेक्ट का अपने पूरे जो एग्जाम पेपर में कितना रोल है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई सर सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन है वो क्या है भाई, सबका हक है, अपनी टैगलाइन है सिलेक्शन सबका हक है। तो हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना है, हमें स्कोर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, स्कोर करना है। कम समय में कम कंटेंट में कम पढ़ करके क्या करना है भाई, ज़्यादा स्कोर करना है। लेकिन आजकल जैसे पेपर आ रहे हैं उसमें क्या कम पढ़ने से काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा भाई। ठीक है, शॉर्टकट तो जो है वो नहीं चल सकता। शॉर्ट चीज़ें पढ़ करके तो आप है वो इस चीज़ में कभी भी है वो नहीं जो है पार पड़ सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अच्छे से और डिटेल में टेक्स्ट बुक है, ऑथेंटिक्स बुक्स है, वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन क्या आप 49 डेज में पढ़ सकोगे, तो सर है वो नहीं पढ़ सकोगे। क्या करोगे भाई, पुराना जो कंटेंट है वही आप रिवीजन कर सकोगे। तो अब बात करें इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, तो देखो इंडियन हिस्ट्री के कितने 7 प्रश्न आने वाले हैं, और आपको पढ़ना कितना है, प्राचीन इतिहास आपको पढ़ना है, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, तीनों पढ़नी है। और तीनों की जो है वो जो कितनी बड़ी बुक्स हो जाएगी, लगभग 300 पेज की जो है वो पुस्तक इनकी हो जाती है, अगर हम डिटेल में पढ़े तो, अच्छे से पढ़े तो। ठीक है, जैसे इसके लिए जो है वो RS वाले जो पढ़ते हैं वो किरण पब्लिकेशन आती थी वो पढ़ते हैं, और पहले जो आर्या आती थी, आर्या पब्लिकेशन वाली बुक्स आती थी, वो थोड़ी छोटी आती थी, तो उस समय ये पढ़ लेते थे। अब आजकल वो क्या है, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की ले आती है, तो उसका जो है वो साइज़ काफ़ी उसकी बड़ी कर दी है, तब वो हम लोग है वो पढ़ नहीं सकते। ये RS के लिए थी, तो किरण RS वाले जो है वो कहीं कहीं पढ़ते थे, बाकी जो ओल्ड NCERT वगैरह थी वो भी पढ़ती थी। अब इस पार्ट के लिए आप लोग क्या करें भाई, क्वेश्चन आने वाले कितने 7, पढ़ना कितना है, दुनिया भर का पढ़ना है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर जैसे ऐसा होता है कि आपको कुछ जो लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे हम बात करें कि कुछ ऐसे टॉपिक इंडियन हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण है। जैसे पहली बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें तो इससे है वो प्रश्न आता है। ठीक है, 1-2 प्रश्न आता है, ये अपना जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में यदि हम बात करें वैदिक सभ्यता, ठीक है, तो देखो वैदिक सभ्यता से क्या है भाई, वैदिक सभ्यता से है वो प्रश्न आते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें महाजनपद काल, देखो महाजनपद जो काल है, महाजनपद काल के अंदर जो है वो राजधानियां हैं वही आपको याद करनी है। ठीक है, महाजनपद और इनकी राजधानियां हैं वो आप जो मुख्यतः याद कर लोगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो याद कर लोगे, ये आपको चीज़ें याद करनी। उसके बाद में आता है भाई अपने जैसे कुछ मौर्य काल आपको पढ़ना है, और कुछ जो गुप्त काल है वो आपको पढ़ना है। अब देखो मौर्य और गुप्त में क्या है, मुख्यतः एक तो स्थापत्य है, क्या है भाई, एक तो स्थापत्य है, और दूसरा इनकी जो है वो पुस्तकें हैं, साहित्य। ठीक है, इनकी जो पुस्तकें हैं, साहित्य हैं, वो पढ़नी है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इनके बारे में, मौर्य और गुप्त के बारे में आपको ये चीज़ें पढ़नी। इनके अलावा जो है आपका जो प्राचीन में आएगा जो है बौद्ध आएगा। ठीक है, बौद्ध आएगा, और उसके बाद में आएगा जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध और जैन 2 धर्म है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इनकी जो पुस्तकें वगैरह है वो भी पढ़नी है, और ये कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, तो प्राचीन के मुख्यतः यही टॉपिक है जो ज़्यादातर पूछ जाते हैं, हालांकि बहुत बड़ा है लेकिन ये पूछ जाता है। इसके अंदर जैसे आपको देखोगे तो कुषाण वंश है, शुंग वंश है, इनकी भी है, जो प्रत्येक जो है उसकी जो 4-4, 5-5 लाइनें आप या कहे या आधा पेज है, आप उनका भी याद है वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इनको जो है वो शॉर्ट में अगर आप लिखो, अगर फैक्ट्स फैक्ट लिखो, एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिखो, तो ये आपके कितना बन जाएगा भाई, ये मैक्सिमम है वो 10 से 15 पेज आप इसका मान लो, या 20 पेज आप इस पार्ट के मान लो। ठीक है, कितने भाई, 20 पेज आप इस पार्ट के मान लो। और ये प्रश्न आपको कितना देगा, जो है वो 2 प्रश्न आपको इसके अंदर जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, ये तो रहा प्राचीन का बात। अब जैसे मध्यकालीन की यदि हम बात करें तो आप क्या कर सकते हो भाई, मध्यकालीन को है आप छोड़ सकते हो, पहली बात तो आप छोड़ सकते हो मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, यदि आप इसको नहीं छोड़ रहे हो तब आपको क्या करना है भाई मध्यकालीन इतिहास में। तो देखो मध्यकालीन इतिहास के अंदर एक टॉपिक है जिसके अंदर है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि पहले पूछा जाता था, पहले जब पूछा जाता था तो वो टॉपिक था विजयनगर साम्राज्य। भाई कौन सा साम्राज्य था भाई,
ठीक है, विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य के अंदर क्या था, सबसे ज्यादा प्रश्न है वो इसके अंदर पहले पूछा जाता था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से। अब क्या है कि विजयनगर साम्राज्य से आजकल है वो कम प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको है वो याद करना है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। और उसके बाद में इसके अंदर जो अपने जो सामाजिक आर्थिक जो धार्मिक आंदोलन है 18वीं सदी वाले, वो क्या है, वैसे तो आधुनिक में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ में जैसे जैन बौद्ध धर्म हो गई, सामाजिक आर्थिक आंदोलन हो गई, और उसके साथ में जो अपने जो संतों वाले जो टॉपिक है इसके अंतर्गत आता है, जो संत वाले टॉपिक आते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम संत है और अपने जो दक्षिण भारत के संत है, उत्तर भारत के संत है, जो ये टॉपिक है, ठीक है, उसको आपको है वो पढ़ना है। और उसके अलावा जो मध्यकालीन में वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जैसे सल्तनत कालीन है, मुगल कालीन है, ये आप दोनों पढ़ोगे तो मुगल कालीन के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट राजा हो गए, स्थापत्य हो गया, इनका साहित्य हो गया। सल्तनत कालीन में कुछ राजे हो गए, कुछ इनके इंपॉर्टेंट युद्ध हो गए, इनका साहित्य हो गया। ठीक है, तो मतलब इनके अलावा ये बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन आप इसको छोड़ भी सकते हो और ये 1-2 टॉपिक चाहो तो इसके अंदर पढ़ भी सकते हो। उसके बाद में आधुनिक इतिहास की बात करें हम। ठीक है, देखो आधुनिक इतिहास में क्या करना भाई आपको, अब देखो इतिहास के प्रश्न कितने हैं, 7। और आधुनिक इतिहास के 2 से 3 मान लो, एक प्रश्न 1 से 2 मिडाइवल के मान लो, और जो है वो 2 से 3 किसके मान लो, जो है उसके मान लो आप प्राचीन के मान लो। ये टोटल 7 प्रश्न आने वाले। अब मुख्यतः क्या है भाई, आधुनिक जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास के जो प्रश्न है वो इसमें जो पूछे जाते हैं, हालांकि इस वर्तमान ट्रेंड के अनुसार है वो प्राचीन भी पूछे जाते हैं, मध्यकालीन भी पूछ लेते हैं। बाकी जो है आधुनिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको शुरुआत करनी है 1885 से, कांग्रेस की स्थापना से आपको क्या करना है भाई, है वो शुरुआत करनी है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना से क्या करना है, इस टॉपिक को शुरुआत करना है। फिर आपको क्या करना है, गांधी युग है, गांधी युग है अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, गांधी युग है अच्छे से पढ़ना, यानी 1919 से जो गांधी युग शुरू होता है और 1947 तक चलता है, वो आपको पढ़ना है भाई। ठीक है, इसके जो है वो 3 चरण है गांधी जी के, वो आपको पढ़ना है। और इनके अलावा जो क्रांतिकारी आंदोलन है, जितने भी है क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे दोनों, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, दोनों क्रांतिकारी जो आंदोलन है वो आप लोगों को पढ़ना है। यानी आपको क्या करना है, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह तो सब गांधी युग में आ जाएंगे। आपको क्या करना है, 1885 से लेकर के क्या करना है, 1947 तक का है वो घटनाएं आपको पढ़नी है। उनके अंदर जो विभिन्न जो है वो अपने जो आंदोलनकारी हुए, विभिन्न क्रांतिकारी हुए, उनके क्या है, उनकी पुस्तकें हैं, समाचार पत्र है, उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, उनके द्वारा किए गए काम हैं, घटनाएं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, मैक्सिमम ये मानता हूँ मैं आधुनिक के, अगर आपके पास में किरण पब्लिकेशन है तो आधुनिक इतिहास के अंदर किरण पब्लिकेशन के लगभग 20 पेज है, 20 से 25 पेज है। तो वो अगर आप रट्टा मार लो 20 पेज, तो वो है इसके लिए सफिशिएंट है। इवन वो 20-25 पेज है वो सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इवन इसके नहीं है, आरएस के लिए भी वो सफिशिएंट है। तो 1885 से 1947 है वो आप इसका पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आप जो वर्तमान में कोई भी बुक है आपके पास में जो पढ़ी है, आप उसको भी पढ़ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। और इसके अलावा एक 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की एक क्रांति है, वो आपको पढ़नी है भाई। ठीक है, 1857 की क्या करनी है, क्रांति है, वो भी आपको पढ़नी है इसके अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा आधुनिक इतिहास की बात हो गई अपने। उसके बाद में यदि हम बात करें, 7 प्रश्न है तो आपको ज़्यादा इसको समय देना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको पढ़नी है। और जो है आपके पास में जो भी बुक पुस्तक है या नोट्स है या खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, कहीं किसी कोचिंग के नोट्स बनाए हुए हैं, कहीं से भी पढ़े हुए हैं, सब अपनी तरीके से अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपनी तरफ से जो है वो अच्छी मेहनत करते हैं। तो आपको है वो जितना भी आपके पास में है उसको आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो है वो समय कम बचा है। नए सोर्स की तरफ है वो मत भागना, जो चीज़ें हैं आपके पास में वो पढ़ लेना। अपने को 7 प्रश्न है, आप जो आपके पास में जो कंटेंट है आप उतना ही पढ़ोगे तो उसमें से आप 5-6 प्रश्न आ जाएंगे आपके, 4-5 आप सही कर लोगे, उस इतना ही चाहिए अपने को, इससे अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ये अपने को स्कोर नहीं देगा, आपको जो सब्जेक्ट स्कोरिंग है उस पर ही आपको है वो ध्यान देना है। ठीक है, इन सब्जेक्ट पे आपको है वो ध्यान नहीं देना है इतना। उसके बाद में यदि बात करें कि जियोग्राफी की, देखो इंडियन जियोग्राफी की हम बात करें, ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी की यदि हम बात करें तो प्रश्न कितने आने वाले हैं, 7 प्रश्न आने वाले हैं। उसके अंदर ये बात करें हम कि भाई 7 प्रश्न के अंदर जो है वो भारत का जो भौतिक जो है विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन या भौतिक विशेषताएं भाई। ठीक है, तो भारत का जो भौतिक विभाजन है
या भौतिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारा जो 4-5 जो विभाजन है, जैसे हिमालय हो गई, ठीक है, गंगा का जो है वो मैदान हो गया, उसके बाद में जो है वो प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तटीय जो है वो भाग हो गए, विभिन्न जो पहाड़ियाँ बीच में पर्वत है, जैसे जैसे वो पहाड़ आते हैं कि इनका जो है वो क्रम बताओ, विंध्याचल जो है वो पर्वतमाला का क्रम बताओ, ठीक है। उनके अलावा जो नदियाँ हैं, नदियों में मुख्यतः आता है भाई सहायक नदियों का जो है वो प्रश्न आता है, ठीक है, सहायक नदियों का प्रश्न आता है। इनके इनके ऊपर जो है वो परियोजनाएं बनी हुई है, उनका प्रश्न आता है, ठीक है। इनके अंदर जो बांध बने हुए हैं, इनका प्रश्न आता है। और इसके अलावा जो नदियों का उद्गम है उसकी जो पहाड़ियाँ हैं, किस पहाड़ियों से उद्गम होता है, उस पहाड़ियों का नाम भी है वो पूछा जाता है। उसके अलावा जो नदियों की है वो लंबाई भी पूछी जाती है। और उसके अलावा जो नदियाँ हैं वो कहाँ पर गिरती है, कौन सी नदियाँ वो डेल्टा बनाती है और कौन सी नदी है वो एस्चुरी बनाती है, उस पर भी आपको है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कौन सी नदी है वो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी है वो जो अरब सागर में गिरती है, इन सारी चीज़ों को है वो आपको देखना है, यानी उसको है आपको ध्यान रखना। तो ये तो बात हो गई नदियों के बारे में, ठीक है। तो नदियाँ और भौतिक विभाजन आपको इसके अंदर देखना है। उसके अलावा आप इसके अंदर क्या देखोगे, तो देखो पर्यावरण है, क्या भाई पर्यावरण इसके अंदर टॉपिक है और वो पारिस्थितिकी है। तो जो पर्यावरण जो सम्मेलन है उसमें से 100% है, 1-2 प्रश्न है वो यहाँ से आते हैं, 1-2 प्रश्न। तो ये इसको आपको पढ़ना है, 2-3 प्रश्न है वो यहाँ से आएगा। और जो एक प्रश्न है वो आपको जैसे आपको एक कृषि कहे, उद्योग कहे, खनिज कहे या फिर कुछ भी कहे, अदर चीज़ों से आ जाता है। तो उस पर आपको ज़्यादा अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी कोई नहीं, नदियाँ आपको ज़रूर पढ़नी है, भौतिक विभाजन आपको ज़रूर पढ़ना है, और पर्यावरण सम्मेलन है ये तो आपको रट्टा मारना ही है भाई, ठीक है। पर्यावरण सम्मेलन, पर्यावरण से संबंधित चीज़ें, पारिस्थितिकी वगैरह, ये तो आपको रट्टा मारनी है। उसके बाद में हमारा ज्योग्राफी हो गई 7% और इतिहास हो गया हमारा 7%, ठीक है। देखो ए पार्ट को हम डिटेल में करेंगे, बाकी चीज़ें तो आपको सभी पता है। तो ए पार्ट में सबसे ज़्यादा क्या भाई दिक्कत है, तो ए पार्ट हो गई ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के बाद में हम बात करें पॉलिटी की, किसकी बात करें भाई, पॉलिटी की। तो आप जब पॉलिटी के सिलेबस में आप देखोगे, पॉलिटी का जो हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर आप जब देखोगे तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है भाई, संवैधानिक इतिहास लिखा हुआ है। यानी तो आप जितने भी जो है वो एक्ट हुए थे, 1919 का एक्ट मुख्यतः, 1909 का एक्ट, और एक 1919 का है वो एक्ट, 1935 का एक्ट, उसके अलावा जो है उससे पहले भी जो एक्ट हुए थे 1800 जैसे 92 का एक्ट हुआ था, 1858 का एक्ट हुआ था, ठीक है। जितने भी एक्ट है वो संवैधानिक इतिहास है, वो है संविधान का जो विकास है, जो संविधान का विकास है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। कितने सदस्य थे, क्या थे, जो प्रारूप समिति क्या थी जो है वो, उसके बारे में आपको पढ़ना है, संविधान का विकास। और संविधान का विकास के बाद में आपको जो संविधान की जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी संविधान की क्या पढ़नी है भाई, बेसिक चीज़ें, विशेषताएं पढ़नी है आपको। संविधान की क्या पढ़नी है भाई, विशेषताएं आपको पढ़नी है। ये बेसिक चीज़ें हैं संविधान की विशेषताएं, तो ये चीज़ें भी आपको इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो कौन कौन से संविधान सभा में शामिल थे, संविधान सभा तो आपको पढ़नी है, यानी आपको जो संविधान सभा है वो भी आपको पढ़नी है, यानी स्टार्टिंग की चीज़ें। उसके बाद में संविधान का जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, संविधान का है वो बेसिक चीज़ें, यानी भाग संविधान के कौन से भाग में क्या है, और संविधान के एक बार जो अनुच्छेद है सारे, और मुख्यतः जिस अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके अलावा आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति है और जो है न्यायालय है वगैरह, जो सारी चीज़ें हैं वो आपको देखनी ही पड़ेगी, संसद देखनी पड़ेगी, स्टेट पॉलिटिका है वो अलग से हैं, तो वो चीज़ें अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आपको इसके अंदर देखनी पड़ेगी। उसके बाद में यदि हम बात करें पॉलिटी के बाद में जो अपना सब्जेक्ट रहेगा कौन सा, साइंस। साइंस सब्जेक्ट के प्रश्न कितने आते हैं भाई सर, 7 प्रश्न आते हैं सर। 7 प्रश्न में जो है हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो देखो अपने सिलेबस में जो चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई है कि जो है मानव स्वास्थ्य, आहार पोषण, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी लिखी हुई है। तो आपको पढ़ना है मानव स्वास्थ्य जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ना है, 1-2 प्रश्न यहाँ से आते हैं सीधे, ठीक है। मानव स्वास्थ्य अच्छे से पढ़ना है। आहार पोषण, आहार पोषण है वो अच्छे से पढ़ना है, आपको इसको रट्टा मारना है। मानव स्वास्थ्य के अंदर रोग आ गया और टीकाकरण जितना भी है वो आ गया, ठीक है। रोग और क्या आ गया भाई, टीकाकरण आ गया, टीकाकरण आ गया। सरकार की जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित, हल्की सी जो योजनाएं हैं वो आप देख लेना, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर ये देख लेना। और इसके अलावा आपको जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो मुख्यतः पार्ट है, मानव शरीर दे रखा है स्पष्ट सिलेबस में। तो मानव शरीर में क्या है भाई, मानव शरीर के सभी क्या है
तंत्र आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आपको अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो आपको पढ़नी है भाई। अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो आपको क्या करनी है, पढ़नी है। मानव शरीर के सारे तंत्र पढ़ने हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़नी है, और आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है भाई, ब्लड। ठीक है, ब्लड आपको है वो अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से भी प्रश्न है वो आता है। इसके अलावा सिलेबस में लिखा हुआ है दैनिक जीवन में विज्ञान। क्या लिखा हुआ है भाई, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन में विज्ञान। यानी हम बात करें कि दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या मतलब होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास में जो जितनी भी चीज़ें हम जीवन में काम लेते हैं और जो विज्ञान से संबंधित है वो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल है। चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, और चाहे बायो की बात करें, और चाहे टेक की बात करें, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो जैसे रसायन के अंदर हम बात करें कि रासायनिक परिवर्तन, क्या बात है, क्योंकि ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है भाई। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें वो तत्व जितने भी है, धातु अधातु, ठीक है, धातु और अधातु जो चीजें हैं वो आ गया। और एक दैनिक जीवन में रसायन एक टॉपिक है, दैनिक जीवन में रसायन 9th-10th की बुक में। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, दैनिक जीवन में कौन कौन से रसायन काम में आते हैं, जो कार्बनिक रसायन है वो काम में आते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं वो। यानी आप जो है वो साइंस के लिए क्या फॉलो करोगे भाई, 10th की बुक। क्या फॉलो करोगे भाई, 9th और 10th की आरबीएससी की बुक भी आप फॉलो करोगे तो अपने सिलेबस के जो टॉपिक है उसको आपको देखना है। 9th और 10th की आरबीएससी की बुक्स, सीधे प्रश्न आता है यहाँ से। अगर आपके पास में ये नहीं, आप नहीं देख रहे हो, तो आपको जो है वो मैं बता सकता हूँ। इसके अलावा आपको इसके अलावा जो है वो जो पहले चलती थी लुसेंट, ठीक है, जो लुसेंट चलती थी, एक तो जीके वाली लुसेंट चलती थी जिसके अंदर साइंस के जो है वो कुछ पेज दिए थे वो पढ़नी है। उसके अंदर है वो दैनिक जीवन के क्या है भाई, वन लाइनर जो एसएससी के लिए फैक्ट्स दे रखे होते हैं वो दे रखे हैं। एक लुसेंट इसमें तो साइंस की आती है, एक जीके की लुसेंट आती है, उसमें साइंस के पेज है, तो वो आप इसको है आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये काम आपका वहाँ से हो जाएगा। नहीं तो आप है वो जो है ये तो अलग से पढ़ ही लेना, और नहीं तो 9th-10th की जो बुक है वो सबसे बेस्ट है, यहाँ से प्रश्न सीधा पूछा जाता है, तो ये आपको पढ़नी है साइंस के लिए। और फिर आपको इसके अंदर कौन सा है पार्ट अपना, जो है वो करंट अफेयर्स का। क्या है भाई, करंट अफेयर्स का इसके अंदर पार्ट है। तो देखो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है भाई, पार्ट 1 का भाग है करंट अफेयर्स, और क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, यानी 10 से 12-13 क्वेश्चन जो है इसके आते हैं। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग था, लेकिन अपने जो है वो 10 परसेंट अपने मान के चलते हैं। अब इसके अंदर जो है वो करंट अफेयर्स कौन सा आएगा, जो है वो नेशनल करंट अफेयर आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्या आएगा भाई, नेशनल जो करंट अफेयर है वो आएगा। हालांकि जो है वो करंट अफेयर्स का इसमें भी जो है वो काफ़ी चर्चाएं चलती है कि भाई करंट अफेयर्स कौन सा पूछेगा, क्योंकि जो सिलेबस में सिर्फ राष्ट्रीय घटनाएं लिख रखी है, तो अपन भी क्या पढ़ेंगे, सिर्फ राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ेंगी। तो क्या राजस्थान का पढ़ना चाहिए, तो इसके 2-3 कारण है। देखो जो है राजस्थान का करंट अफेयर, ठीक है, राजस्थान का करंट अफेयर आपको पढ़ना है कि नहीं है। तो पहली बात तो राजस्थान का जो करंट अफेयर है, आप इंडिया के लेवल के जो राजस्थान की जो घटनाएं इंडिया के लेवल की है वो पढ़नी है। यानी इंडिया के लेवल का कोई भी सम्मेलन हुआ राजस्थान के अंदर हुआ तो वो आपको पढ़ना है। इंडिया के लेवल में कोई भी जो है वो टूर्नामेंट हुआ, राजस्थान का जो व्यक्ति है वहां जाकर के उन्होंने पदक जीता है, राजस्थान ने कोई स्थान प्राप्त किया है, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है। इंडिया लेवल का कोई भी पुरस्कार है राजस्थान के किसी व्यक्ति ने जीता है, आपको क्या करना है, पढ़ना है। यानी राजस्थान की उन चीजों को पढ़ना है जो क्या है नेशनल लेवल की महत्व की है, पहली बात। दूसरी बात है कि आप पटवारी के बाद में कौन सा एग्जाम देने वाला हो, वीडियो एग्जाम देने वाला। पटवारी से पहले आप कौन सा एग्जाम देने वाला हो, काफी लोग है वो कांस्टेबल का एग्जाम है वो देने वाले हैं, काफी लोग क्या देंगे भाई 4th ग्रेड का है वो एग्जाम देने वाले हैं। यानी काफ़ी लोग क्या सभी देंगे भाई, जो है जिनको जो है नौकरी की ज़रूरत है, जो सरकारी जो है वो सेवा चाहता है, और जो कंपटीशन की दुनिया में है और जो तैयारी कर रहा है, तो वो क्या है 4th ग्रेड का एग्ज़ाम ज़रूर देगा, या नहीं देगा तो उसको है वो देना चाहिए। ठीक है, जब ये इतने सारे आप एग्जाम देखो तो उसके अंदर जो है वो करंट अफेयर्स कौन सी आएगी भाई, राजस्थान की तो आएगी। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पढ़नी पड़ेगी। तो क्या जो है आप इसको पढ़ भी सकते हो। हम लोगों का अगर आपको बताएं तो मैंने जैसे क्या किया था, मैंने या फिर मेरे साथ वालों ने क्या किया था
कि नेशनल करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स हमने क्या कहा, टोटल जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ी थी, क्योंकि हम ऐसा तो था नहीं कि एक ही भर्ती पे डिपेंड थे या इसी पे टिके थे। अपना तो टारगेट ये था कि जो भर्ती आएगी सभी के एग्जाम तो है अपने को देते चलना, फार्म सारे भरते थे, एग्जाम भी है सारे देते थे, तो जो तैयारी है वो सभी के हिसाब से अपनी चल रही थी। करंट अफेयर्स भी अपन ने नेशनल भी पढ़ा था, राजस्थान भी पढ़ा था, इंटरनेशनल भी पढ़ा था, अपने तो सब कुछ है वो पढ़ रखा था उसके अंतर्गत, तो अपने को इश्यू नहीं था। लेकिन जो क्वेश्चन आए वो नेशनल वाले आए थे, और क्वेश्चन जो ऐसे आए थे वो किसी किताबों में वो नहीं मिले थे, यानी हमने जितने पढ़े थे हमारे वो कोई काम के नहीं थे, क्योंकि आए नहीं प्रश्न उसमें से। कुछ प्रश्न आए थे, 10 में से 2-4 प्रश्न आप मान लो, और कुछ प्रश्न नहीं आए थे, ठीक है। तो इसका जो है वो अलग ही लेवल है क्वेश्चन का, कुछ भी आ सकता है। इस पर हम अलग से बात करेंगे करंट अफेयर्स पे, और हम बात कर ही रहे हैं, हमारा जो एक एप्लीकेशन है उस पर भी हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है हमारी जो प्लेलिस्ट के अंदर करंट अफेयर्स की क्लास है उस पर भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 10% है, उसके अलावा आप अपने हिसाब से इसमें देख लीजिए। इसके बाद में यदि हम बात करें पार्ट बी की, पार्ट बी क्या है भाई, राजस्थान जीके का है। किसका है, राजस्थान जीके का है वो पार्ट बी है। तो राजस्थान जीके में ऐसा क्या है, पर राजस्थान जीके के अंदर वही आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी क्या है, स्पेशल सिलेबस में दे नहीं रखी है, और ऊपर तो नाम लिख रखा सिलेबस में ज्योग्राफी, और नीचे डिटेल में ज्योग्राफी का कहीं नामो निशान नहीं है। तो इसमें भी काफ़ी दिन कन्फ्यूजन चला था हमारे टाइम तो कि ज्योग्राफी आएगी कि नहीं आएगी, फिर हमें तो पढ़नी थी, हमने तो सारी पढ़ी थी। ज्योग्राफी की जो है वो क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे, लिमिटेड क्वेश्चन आए थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी और इनके कल्चर के आए थे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो लिमिटेड क्वेश्चन आए थे। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको है वो पढ़नी है। अब आप कहाँ से पढ़ोगे भाई, अभी लास्ट टाइम में जो है आपको जो है 50 दिन बचे हैं, 49 डे। तो आपको क्या करना है, एक तो जो पहले चीज़ें आपने पढ़ी है उनको क्या करना है, रिवीजन करना है, और दूसरा आप क्या करोगे भाई, इसका 49 डेज के अंदर जो 10th की बुक है, ठीक है, और जो 9th की बुक है, 10th की बुक प्लस 9th की बुक है आरबीएसई वाली, उस बुक को है आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। 9 10th की आरबीएसई की बुक्स हैं, इनको आपको क्या है अच्छे से पढ़ना है। लास्ट 50 दिन है, फिर भी आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न है वो यहाँ से सीधे आने वाला है, लाइन टू लाइन आने वाले हैं। 30 प्रश्न आने वाले हैं बी पार्ट से, और 30 में से मैक्सिमम प्रश्न है वो जो इन बुक के अंदर जो टॉपिक है उन्हीं टॉपिकों में से यहाँ से प्रश्न है वो सीधा आएगा। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको जो पीवाईक्यू है वो पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ऐप है उसके अंदर जो टेस्ट है वो भी आप है वो दे सकते हो, आपकी मर्जी है भाई। चलो, इसके बाद में यदि हम बात करें पार्ट सी की, मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, देखो मैथ्स और रीजनिंग मैंने आपको बताया था पहले ही कि यदि हम सिलेक्शन चाहते हैं तो अपने लिए ये क्या है, ये जो है वो मुख्य पार्ट है मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो करवाने वाला पार्ट ही यही है, ठीक है। स्कोरिंग पार्ट भी यही है, अगर आप कहीं स्कोर कर सकते हो तो यही जो पॉइंट है स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है आप कितना ही पढ़ोगे आप उसमें श्योरिटी नहीं ला सकोगे कि आप जो है उसमें 30 में से 30 करोगे राजस्थान जीके में। हालांकि मेरे जो है वो लास्ट एग्जाम पटवारी एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके में 30 में से 30 सही हुए थे, लेकिन जो है हम कभी श्योरिटी नहीं ला सकते कि हमने 30 में से 30 सही होंगे। तो लेकिन मैथ रीजनिंग की ये हम श्योरिटी ला सकते हैं कि 45 क्वेश्चन में से हम है वो 43 प्लस हम सही कर सकते हैं, ठीक है। ये अपनी जो श्योरिटी हम ला सकते हैं अपनी मेहनत के दम पे, ठीक है। तो ये है जो महत्वपूर्ण पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है। 17-18 प्रश्न इसके आते हैं, और 27-28 प्रश्न है वो इसके आते हैं, ठीक है। ये रेशियो रहा था पिछले 4 शिफ्टों में, इस बार की क्या रहेगा, 20-25 का रहेगा, अपने को कोई आइडिया नहीं है, हम तो इतना ही मान के चलेंगे भाई, ठीक है। 17-18 और 27-28 जो है वो इसका प्रश्न आया था मैथ्स और रीजनिंग के। तो जो ये स्कोरिंग पार्ट है सिलेक्शन के लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपको इसको है वो तैयार करना ही करना है। अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, साइंस में है, देखो साइंस बैकग्राउंड का है और अगर उसके मैथ्स है, और फिर अगर वो इस पार्ट से क्वेश्चन गलत करके आता है तो सबसे बड़ी उसकी ये जो है वो गलती होगी, ठीक है। और यदि आर्ट्स बैकग्राउंड से है, यदि आर्ट्स बैकग्राउंड से है और जो है वो उसके पास जो मैथ्स है उसकी, तो लगभग वो है वो 38 से 40 जो है वो क्वेश्चन इसके यहाँ पर है वो तैयार होने चाहिए, ठीक है। हालांकि जो है टेस्ट सीरीज पे हम बात करेंगे, क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज का लेवल के बात करेंगे, और आपको क्या करना चाहिए उस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग का ये अपना रेशियो रहेगा, तो इसमें आप देख लेना। उसके बाद में बात रही हमारी हिंदी और इंग्लिश की। अब देखो हिंदी और इंग्लिश में जो है आपका क्या सीन रहेगा, हिंदी के अंदर जो है क्वेश्चन कितने आने वाले, 11 और
इंग्लिश के भी आने वाला है। 11 टोटल कितने प्रश्न है भाई? 22 प्रश्न है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी का क्या है, पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई। सिलेक्शन के लिए हिंदी स्कोरिंग है, आप 10 प्रश्न कर सकते हो इसके अंदर। 11 में से कितने कर सकते हो? 10। क्यों कर सकते हो? क्योंकि जितने भी जो टॉपिक है वो क्या है भाई? रटने वाले हैं। क्या है? जितने भी टॉपिक है वो क्या है? सारे सारे क्या है? रटने वाले हैं। ठीक है, वोकेब वाले पार्ट है, संधि से लेकर के संधि, समास, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावलियां, जितने भी टॉपिक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, सभी क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सभी रटने वाला टॉपिक है। आप इसमें से 11 में से 10 नंबर ला सकते हैं, तो यहाँ पर कोशिश करें। इंग्लिश की बात करें, 11 प्रश्न है, एरर दे रखी है, वोकेब दे रखी है, एंटोनियम सिनोनिम दे रखा है, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स दे रखी है, पैसेज दे रखा है। यदि पैसेज अपने पक्ष का आ गया, यदि पैसेज अपने पक्ष का आ गया, समझ आ गया, तो मान लो 5 आउट ऑफ 5 यहाँ से देखे जाएगा ये पार्ट। उसके बाद में यदि हम बात करें एंटोनियम की, ठीक है, यदि हम बात करें सिनोनिम्स की, ठीक है, यदि हम बात करें इडियम्स की, तो ये ऐसा पार्ट है जो मैक्सिमम इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो एग्जाम में पहले आए हुए क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो जो VIPM की जो एक PDF जो है वो टेलीग्राम पे चल रही है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, कुछ लिमिटेड वोकैब्स है। या फिर एक नीतू सिंह की जो पुस्तक है, नीतू सिंह की जो पुस्तक है KD कैंपस वाली, उस पुस्तक के अंदर ये टॉपिक है, इनके अंदर जो कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं इनके एंटोनिम सिनोनिम्स के, वहाँ से पढ़ सकते हैं। या फिर किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, SSC और जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन होने चाहिए उसी के अंदर से ये पार्ट आपको हो जाएंगे। यानी मैं मानता हूँ कि 10 में से 11 में से आप है वो 7 से 8 प्रश्न आप इसमें से कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्कोरिंग जो पार्ट है वो ये रहेगा, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको है वो कहीं से स्कोर करना पड़ेगा। कोई पार्ट कमजोर है तो कहीं से आपको उसका है वो कसर निकालनी पड़ेगी। कंप्यूटर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सिलेक्शन में भूमिका में, क्योंकि क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 15। पढ़ना कितना है? थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन कितने आएंगे? 15। पढ़ना कितना है? थोड़ा सा। यानी यदि हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी की बात करें, प्रश्न कितने आ रहे थे? 7-7। पढ़ना दुनिया भर का पढ़ रहा था, प्रश्न आ रहे हैं सीधे डबल 15। पढ़ना बहुत कम पड़ता है। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए आपको क्या करना है भाई? बेहतरीन तैयारी करनी है। क्या करनी है भाई? आपको इस पार्ट के लिए बेहतरीन तैयारी करनी है। ठीक है, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए भाई? 30 आउट ऑफ 15, ये टारगेट आपका होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ से हम इसको कर सकते हो। अगर इजी आ गई और आप लोगों ने इसको हल्के में लिया, आपके अगर 10-11 प्रश्न हो गए, दूसरे वाले 14 से 15 कर गए, तो आप यहाँ पीछे हो गई। और हार्ड आ गया तो सब गया गया, आप लोगों की अच्छी तैयारी होगी तो आप इसमें है वो स्कोर, हार्ड आ गए तो 13 नहीं तो 11 आप कर ही लोगे। ठीक है, तो ये जो है वो स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि आप कम पढ़ गए, इसमें क्या है ज़्यादा नंबर है वो इसमें आप ला सकते हो। और तो ये आपने बात हो गई कंप्यूटर की, और अपने टोटल है वो सब्जेक्ट सिलेबस की इसके अंदर बात हो चुकी है। अब देखो कुछ अलग चीज़ें हैं जो अपने एग्जाम के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं, जिससे प्रेजेंट ट्रेंड क्या है बोर्ड का, ये में इस पर हम बात कर चुके हैं। RBSE की किताबें, NCERT बुक्स, तो आपको पता है कि प्रेजेंट ट्रेंड है, इनसे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। RBSE NCERT बुक से सीधे प्रश्न आ रहे हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 9th-10th की बुक है RBSE वाली, ठीक है, 9th और 10th की बुक है। ठीक है, 9th और 10th की जो बुक है RBSE वाली, वो आपको पढ़नी है किसमें? साइंस में। और दूसरी आपको पढ़नी है राजस्थान GK के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो 11th-12th की कुछ बुक्स आती है, उसके अंदर क्या भाई इंडियन हिस्ट्री भी दे रखी है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री भी दे रखी है, इंडियन ज्योग्राफी भी दे रखी है, और हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री भी दे रखी है। तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं 11th-12th में हम लोगों ने पढ़ी थी, तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रखी है, तो वो पढ़ सकते हो। लेकिन अभी समय के अभाव में तो इतना आप मुझे नहीं लग रहा कर पाओगे, तो अपने उस हिसाब से करो तो ठीक है। लेकिन एक साइंस और एक जो है वो अपने राजस्थान के लिए इन चीज़ों को ज़रूर देखें, और आगे किसी एग्ज़ाम में तैयारी करो तो उस पर जो है वो ज़रूर फोकस करें। टेस्ट सीरीज़ की यदि हम बात करें कि टेस्ट सीरीज़ की है वो क्या इंपॉर्टेंस है या नहीं है, ठीक है, अब 50 दिन बच्चे हैं, क्या टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल है, क्या आपने टेस्ट सीरीज़ दी थी कि नहीं दी थी। तो देखो इसमें ऐसा है कि टेस्ट सीरीज़ 50 दिन में आपको है वो क्या करनी चाहिए भाई? देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए भाई? टेस्ट सीरीज़ है वो आपको देनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आपको क्या है, टेस्ट देना चाहिए। अब टेस्ट कितने देने चाहिए? तो आप है वो 7-8 टेस्ट मान लो,
या मैक्सिमम मान लो तो 10 से 11 टेस्ट मान लो मैक्सिमम 50 दिन के अंदर मैक्सिमम मान लो, ठीक है। बाकी 7 8 या 5 टेस्ट भी आप अगर दे देते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। और कंप्लीट सिलेबस के हैं उसके अंदर जो है वो 2 3 कम से कम 2 या 3 टेस्ट तो कंप्लीट सिलेबस का आप है वो दे ही दो, ताकि आपको है उसका एक आइडिया रह जाएगा। और पहली बात, जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो, टेस्ट सीरीज का जो स्कोर है, ठीक है, उस स्कोर पे आपको है वो कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसका स्कोर आ जाए, ठीक है, हालांकि अच्छा आ जाए कम आ जाए, इस स्कोर को देख करके आपको कभी भी है वो जो है डरना नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट जो सीरीज पेपर बनाते हैं वो हमेशा क्या है, पेपर का लेवल है वो बहुत ही हार्ड रख करके बनाया जाता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में जो स्कोर आता है वहाँ से मुख्य एग्जाम में कभी कभी, या फिर मैं यूँ कहूँ पिछले एग्जाम में हमारे जितने टेस्ट सीरीज में नंबर आते थे उससे हमारे 20 से 30 नंबर है वो मेन एग्जाम में अधिक आए थे। यानी टेस्ट सीरीज बहुत हार्ड बनाते हैं, इसमें अपन कर नहीं पाते, कम आते हैं, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज होती है, तो एक एक टॉपिक को इतना डीपली तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक टॉपिक के जब 10 10 15 15 क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा डीप देना पड़ता है। तब जब क्वेश्चन डीप देते तो हम यह इसका इतना कर नहीं पाते तो हमारा स्कोर है वो कम आता। और जब मुख्य परीक्षा हमने दी थी तब प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया था, ऊपर से क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन आया था, और अपने जो 20 से 30 नंबर है वो वहाँ पर अधिक आए। तो टेस्ट सीरीज के स्कोर जितना भी आपके आ रहा है, मैं ये मान रहा हूँ कि कोचिंग क्लासेस जितने भी जो है वो टेस्ट सीरीज बना रही है वो हमेशा पेपर का लेवल हार्ड रख के बना रही है। तो जो वहाँ पर जो स्कोर आ रहा है वहाँ से आपके जो एग्ज़ाम के अंदर है वो अधिक मार्क्स आएंगे। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज के हैं वो क्वेश्चन के बारे में यदि हम बात करें कि भाई टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, तो देखो टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे। तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का लेवल देखो, बहुत सारी कोचिंग्स वगैरह क्या करती है कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है, क्या भाई टॉपिक वाइज टेस्ट है वो क्या करते हैं, आपको क्या कंटेंट तैयार करवाने के लिए, क्वेश्चंस देते हैं। क्वेश्चन जैसे एक लिखा, फिर 4 5 ऑप्शन फैक्ट लिखे, फिर कुछ चीज़ें लिखी, फिर आंसर लिखा। यानी वो क्या चाहता है कि आपको 1 2 प्रश्न के अंदर 4 5 बातें वो सीखने को मिले। ये एक टॉपिक का टेस्ट है, इन्होंने 3 क्वेश्चन इसमें शामिल किए, तो इन्होंने इसको 30 लाइनें उसके अंदर जो है वो लगभग आप मानो कि 3 क्वेश्चन के अंदर 15 जो 16 फैक्ट है इन्होंने कवर करने की कोशिश की। तो ये क्या करना चाहते हैं कि जो कंटेंट है आपको तैयार करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये आप इसको पढ़ोगे करोगे आपके गलत होगा, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन देते हैं, गलत होगा। फिर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो उसको सही होगा, तो आप फिर इसको वापस देखोगे, आपको क्या है 4 चीज़ें इसमें याद हो जाएगी। तो ये ऐसा हो गया, एक शॉर्ट नोट्स की तरह ये कंटेंट हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मेरी जो टेस्ट सीरीज है मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि जो है वो इसके अंदर फैक्ट्स शामिल करता हूँ। एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक के 3 4 सवाल बनाए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है या फिर पूछे जाने लायक है उन सबको इसमें शामिल कर दिया। हो सकता है कि आप लोगों के गलत हो गया, क्योंकि ये डीप लगा था, हार्ड लगा था, गलत हो गया। आपने सॉल्यूशन देखा तो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर पढ़ ली, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी, फिर वो चीज़ें क्या है एग्जाम में गलत नहीं होगी। तो जो टेस्ट सीरीज है इससे इसके स्कोर से आपको क्या है प्रेशर में कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये आपको सिखाने के लिए ही बनाई जाती है, तो रिवीजन के लिए बनाई जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ वैसे याद नहीं होती, तो ऐसे याद जो चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो मेरा जो टेस्ट सीरीज बनाने का जो रहता है, एक तो मोटो ये रहता है कि मैं आपको जो अधिक से अधिक कंटेंट तैयार करूँ और कुछ सिखाऊँ, और दूसरा जो है वो मैं टेस्ट सीरीज का जो है फॉलो कर रहा हूँ जो वर्तमान ट्रेंड है। अब आजकल जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जा रहे हैं उस पर मैं वो फोकस्ड हूँ और उस पर है वो काम कर रहा हूँ। जैसे मैथ्स के जो मेरे प्रश्न रहते हैं तो वही प्रश्न रहते हैं जो आजकल जो पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टाइप के प्रश्न रहते हैं। बस क्या होता है भाई, डाटा चेंज हो जाते हैं, ठीक है, डाटा जो है चेंज हो जाता है, बाकी चीज़ें हैं वो सारी सेम ही रहती है, ठीक है। तो जो अपना जो टेस्ट सीरीज का मोटो है वो यही रहता है। और उसके अलावा कुछ टेस्ट मेरे ऐसे होते हैं जो इजी लेवल के होते हैं, कुछ हार्ड लेवल के होते हैं, ताकि कुछ टेस्टों से आपको पता चल जाता है कि स्कोर क्या है, और कुछ टेस्टों से आपके क्या है कंटेंट तैयार हो जाता है। तो मेरा जो है वो मिक्स लेवल पे ये चलता है, ताकि आपके एग्जाम के जो है वो वर्तमान पैटर्न जो 1 प्रश्न और 4 ऑप्शन वाला फील भी आए, और ये फील भी कंटेंट वाला फील भी आए, ठीक है। तो
आपको जो किसी भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों से है वो घबराना नहीं है। नंबर कम आए तो भी कोई बात नहीं, ज़्यादा आए तो भी कोई बात नहीं। आपको क्या है, पेपर देना है, उससे क्या है कुछ सीखना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको ये चीज़ें सीखना है कि आप जो है वो 45 क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मैथ्स में कितना जो है वो टाइम आपके इसके अंदर बच रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर है वो आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो पेपर अटेम्प्ट। देखो पेपर अटेम्प्ट के अंदर आपको क्या करना है भाई, तो पेपर अटेम्प्ट में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मेन चीज़ ये होती है कि अपन तैयारी तो पूरी कर लेते हैं, एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, लेकिन जो है कुछ स्टूडेंट्स नहीं होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स है वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, जिन्होंने है वो मल्टीपल एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, और कुछ ने एक दो नहीं दिए हैं, कुछ का है वो सीईटी के अलावा दूसरा ही पेपर होगा। तो मतलब उनके लिए है ये अलग अलग रणनीति हो सकती है भाई। पेपर अटेम्प्ट भी क्या है, एक आर्ट है। क्या है, एक आर्ट है, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, अगर अगर आप यहाँ गलती कर देते हो तो क्या आप बाहर हो जाते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा इस चीज़ का, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। कोई आपको बताएगा कि नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। मैंने इसको करीब से वो है महसूस किया है। जैसे इसमें क्या है कि आप यहाँ से एग्ज़ाम देने के बाद में जाओ, एग्ज़ाम मतलब घर से तैयारी के बाद में एग्ज़ाम देने के लिए जाओ, तब आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर के बैठो और आप पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। वैसे वैसे जैसे टिक लगाते आप चले गए, और फिर आपने क्या किया, लास्ट में जो है वो उमार वर्दी। क्या है, कभी कभी समय कम पड़ जाता है, आप प्रेशर में आ जाते हो, जो है वो गोले गलत कर देते हो। यदि एक दो गोला भी गलत हो जाता है तो आप क्या हो जाते हो, बाहर हो जाते हो, पहली बात। फिर आप क्या है, जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हो, तब आता हुआ क्वेश्चन भी क्या कर जाते हो, गलत कर जाते हो। दूसरी तीसरी बात, एक बार आप क्वेश्चन करने के बाद में क्या है, बार बार आप उसको आंसर को है वो लास्ट में दूसरी बार देख के उसको ऑप्शन चेंज कर जाते हो, वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। आप क्या करते हो, एग्जाम हॉल में क्या भाई ले लेते हो, आप है प्रेशर ले लेते हो, ठीक है, कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में चलती रहती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को है आपको, इन चीज़ों से आपको है वो विजय पाना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें सुधार करना है कि आपके अपना माइंड सेट कर लेना है कि आपको किस तरीके से अटेंड करना है, किस चीज़ को वापस देखना है, किसको वापस नहीं देखना है, कितना समय किसको देना है, होमवर्क कब भरनी है, कब नहीं भरनी है। इन चीज़ को आप है वो पहले से क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए भाई, इसको पूरा माइंड सेट में बिठा के जाए, तब आपको लास्ट में इसका फ़ायदा होगा। वरना आप लास्ट में इस चीज़ों को सोचोगे तो 5-7 मिनट इसमें ख़राब करोगे और जो है वो नुकसान होना तय है, पहली बात। दूसरा, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। क्या होगा, नहीं होगा तो और देंगे, वीडियो देंगे, नहीं होगा तो चतुश्रेणी देंगे, ठीक है। नहीं होगा तो सबके लिए जो है वो कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, तो होगा नहीं होगा उस पर आपको है वो बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इतना सोचना है कि जो है वो मैंने तैयारी ईमानदारी से की है, मैंने पूरी जो है वो मेहनत की है, तो मेरा जो ज़रूर है वो होगा, ठीक है। माँ सरस्वती है वो जो अपने ऊपर है वो ऋण कभी नहीं रखती है, तो आपको है वो इसका फल ज़रूर मिलेगा, अगर आपने ईमानदारी से आप मेहनत की है तो, ठीक है। अगर आप जो है वो डेली 10-12 घंटे अभी पढ़ रहे हो, तो ये जो है वो चीज़ें हैं वो बहुत आसान चीज़ें हैं पेपर पास करना, ठीक है। और तो इसको, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। इनके बारे में हम समय समय पे और बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको लाइव सेशन के बारे में भी इन चीज़ों के बारे में बताओगे, और अगर आप जो है कुछ पर्सनल भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप है वो पर्सनल चीज़ें भी इसके बारे में आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल प्रेशर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, बिल्कुल भी प्रेशर है वो नहीं लेना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और जो है हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, दूसरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस पे हम जो है अभी वर्तमान में पटवारी और वीडियो के लिए जो काम कर रहे हैं, वीडियो प्लस जो है वो पटवारी के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग है वो उसको टेलीग्राम पे जो है जुड़ जाइए। टेलीग्राम, इसकी जो टेलीग्राम आईडी है वो अपनी क्या रहेगी भाई, इसकी जो टेलीग्राम आईडी है वो ये रहेगी, आप जो है वो सर्च कर लीजिए, सीधा मिल जाएगा। और इसका जो यूट्यूब है वो भी आप सर्च कर लीजिए, सेम नाम से यूट्यूब है, और इसी के नाम से क्या भाई, एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो कोर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका टेलीग्राम भी अपना यहाँ पर भी है। और जो है ये अपना जो दूसरा जो है प्लेटफॉर्म है उस पर अपन लगातार काम कर रहे हैं, तो ये आपको है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ऐप, टेलीग्राम और जो है यूट्यूब सभी इसी के नाम पे से बने हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो है
हम आपके लिए क्या करेंगे वो जो है हम अगले जो स्लाइड है उस पर चर्चा करेंगे। अब देखो, कुछ बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और कुछ पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि सर ओनली वीडियो की करें और ओनली पटवारी की करें। हालांकि ये जो प्रश्न है वो काफ़ी दिन पहले का था। मेरा जो उस दूसरे वाला प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया था उस पर ऑलरेडी इस पर वीडियो बना हुआ है, तो आप देख सकते हो। बाकी ये चीज़ें पुरानी हो गई है। अब जिनका फोकस पटवारी पे है वो अभी सब पटवारी पे रहेंगे, और जिनका ओनली वीडियो पे है, जो पटवारी नहीं दे रहे हैं, उनका जो है वो वीडियो पे रहेगा। अब फोकस चेंज करने का है वो समय नहीं है, ठीक है। बाकी मुख्यतः बात यह है कि जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं, मेरा तो यही कहना है कि पहले जो पटवारी की है उसकी अच्छे से तैयारी करो। इसको अपना 100% दो पटवारी को, ठीक है, क्योंकि पोस्ट अच्छी है, सिलेबस लगभग सेम है। अब तो कंप्यूटर भी शामिल कर दिया है वीडियो के अंदर, तो जो है इसको आप 100% जो दोनों तैयारी कर रहे हो वो। और फिर जो 15 दिन आपको बचेंगे, यानी कितने दिन, 15 नहीं, कितने दिन बचेंगे भाई, जो है वो 14 डेज आपको इसके अंदर बचेंगे पटवारी के बाद में वीडियो के लिए। तो उसके अंदर आपको जो इको पढ़नी है, इको को ज़्यादा जो बड़ी नहीं है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट इसके अंदर एक तरीके से ये ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी तो आप इसमें पढ़ लोगे, तो इसमें बड़ी नहीं है। और कुछ आपके मैथ्स के सब्जेक्ट है, और एक आप वर्ल्ड जियो है, और जो है कुछ करंट है, ठीक है। ये जो 4 चीज़ें हैं वो वीडियो में पटवार से अलग चीज़ें हैं, तो अब ये 14 दिन के अंदर आप इसका है वो एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। बाकी फोकस्ड है वो इसी चीज़ पे आपको रहना है। तो उसके बाद में यदि हम बात करें कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो देखो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो देखो हमारे जो ऐप के अंदर है वो एक क्या चल रही है भाई, टेस्ट सीरीज चल रही है। किस किस की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो एक हमारी जो है वो पटवारी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका शेड्यूल हमारे इस टेलीग्राम के चैनल पे भी उपलब्ध है, इस टेलीग्राम के चैनल पे भी उपलब्ध है, और ऐप के अंदर भी हमारा इसका शेड्यूल उपलब्ध है, ठीक है। पटवारी की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर जो हमारा है वो लगभग कितने 11 टेस्ट इसके अंदर हमारे शामिल है। दूसरा जो है हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो हमारी वीडियो की टेस्ट सीरीज चल रही है, और वीडियो के टेस्ट सीरीज के अंदर कितने भाई 12 टेस्ट शामिल है। 5 शेड्यूल टेस्ट है, 2 रिवीजन टेस्ट है, और 5 है वो फुल टेस्ट है। ऐसे करके अपने 12 टेस्ट वीडियो के हैं, और 11 टेस्ट पटवारी के हैं, जिसमें शायद 6 शेड्यूल और 5 है वो फुल टेस्ट अपने इसके अंदर शामिल रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज है, आप जो है ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप है ये ज़रूर ज्वाइन करें। अच्छा विकल्प हो सकता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। टेस्ट सीरीज के बाद में आपका कितना क्या स्कोर रहता है, उस स्कोर पे हमें वो जो है वो लाइव चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आप है वो मुझे इसके बारे में जो है आप पर्सनल पूछ सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं कि सर मेरे इस पार्ट में इतना इतना स्कोर हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट पे एनालिसिस भी करना एक, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी और कंपलसरी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से चीज़ें हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप के अंदर वीडियो के लिए भी कुछ स्पेशल है, वो इको वाले जो है वो अर्थव्यवस्था वाला बिंदु है वो भी जो है वो पड़े हैं, और कुछ जो क्लासेज है वो जल्दी भी यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो शुरू करने वाले हैं, इसलिए ऐप है वो आप ज़रूर डाउनलोड करें, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसी ही कुछ जो है वो मोटिवेशन बातें लेकर के, और वीडियो के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। चतुश्रेणी रीट वगैरह सभी एग्जाम्स के बारे में हम है वो अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये वीडियो पटवारी के लिए था। तो धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे इस चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब करें। और ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, और कमेंट्स है वो ज़रूर करें। धन्यवाद।